नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गार फाइबर, पिडिलाइट और सुप्रजीत में बाइंग लेवल क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले गारवेर फाइबर्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब देख पाएंगे एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के हिसाब से भी 30 to 50 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है। तो यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो पिडिलाइट इंडस्ट्री में 2450 के आसपास एक अच्छा लेवल है। ये जो पूरा जोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जोन हमें नज़र आता है। इस जोन में आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है सुप्रजीत। सुप्रजीत में आप देख पाएंगे वीकली चार्ट आपके सामने है और वीकली चार्ट पे हमें पिछले 1-2 साल में नज़र आता है कि भाई 300 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पहले भी नज़र आया है, अभी भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर आता है तो आप अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। कन्फर्मेशन चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन टूटने पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बजाज फाइनेंस के कुछ शेयर्स आपके पास हैं, यहाँ पर आप और ऐड करना चाहते हैं, कौन से प्राइस पे करना चाहिए। सेम एस्ट्रल में भी है और विनाती ऑर्गेनिक्स में भी बाइंग लेवल आप जानना चाहते हैं। तो देखिए बजाज फाइनेंस का तो 7000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार डिस्कस किया है, चार्ट पे डिस्कस किया है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। एस्ट्रल के बारे में बात करें तो अभी लास्ट वीडियो में जो स्टॉक्स टू बाय का वीडियो है वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया है कि एस्ट्रल में खरीदारी कर सकते हैं, तो क्लियरली कोई इशू नहीं है। विनाती के बारे में बात करें तो विनाती भी एक अच्छे सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। 1750 से करके 1850 के पूरा जोन काफ़ी अच्छा जोन है, 2 साल का सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब हम निफ्टी 20 में खरीदारी करते हैं तो क्या हम डिविडेंड लूज कर रहे हैं। तो देखिए निफ्टी 20 में से पिछले कुछ सालों में आपको डिविडेंड डिक्लेयर होता हुआ नजर नहीं आया है। तो क्लियरली जितनी भी कंपनीज हैं निफ्टी 50 की जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उनका डिविडेंड हमें नहीं मिला है। तो यहाँ पर डिविडेंड आपको मिस होता हुआ नजर आता है। इस वीक की एक्सपायरी में कौन से स्ट्राइक की कॉल और पुट हमें बेचनी चाहिए, निफ्टी में और एसबीआई कार्ड में क्या पुट बेचना चाहिए। देखिए निफ्टी के चार्ट पर सबसे पहले आते हैं। 18100 का अभी सपोर्ट है और 17650 के आसपास हमें सपोर्ट नजर आता है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट नजर आता है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल ये जोन में 18000 से करके 18100 में मार्केट आपको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहा है और मार्केट में ऑलरेडी एक आपको ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही देखने को मिला है। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो नहीं कहूंगा लेकिन अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड में डायरेक्टली 200 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि वेट करना है या फिर यहां पर आपको कॉल पुट डायरेक्टली बेच देना चाहिए। मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। 200 पॉइंट का अगर गैप अप होता है तो यहां पर आपको थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। मार्केट वापस आपको इसी रेंज में आता हुआ नजर आ सकता है। अभी से बताना एक्चुअली मुश्किल है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ऑलरेडी काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, 2-4 बार टेस्ट हो चुका है। 18000 18100 से पहले भी गिरावट हो चुकी है, इसलिए अभी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी शुरुआत के 1 घंटे में आपको पता चलेगा किस प्रकार का प्राइस एक्शन आपको दिखाई पड़ता है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए इमीडिएटली गिरावट देखने को मिल जाती है तो ये लेवल्स के कॉल आप बेच सकते हैं और 17500 के अराउंड आप पुट बेच सकते हैं। एसबीआई कार्ड में एक अच्छे खासे सपोर्ट पर आपको ये आता हुआ नजर आता है। 800 का एक अच्छा सपोर्ट है तो 5% दूर आप जा सकते हैं। 750 के आसपास जहां पर भी आपको लिक्विड स्ट्राइक प्राइस मिलती है वहां पर आप पुट सेल कर सकते हैं। हाई वॉलेटाइल बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक तो आप ग्रैन्यूल्स पे नजर बनाकर रख सकते हैं। वॉलेटाइल वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। ऑफकोर्स स्मॉल कैप वॉलेटाइल ही होते हैं ज़्यादातर, वहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो उस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। डिटेल व्यू ऑन एसएमई आईपीओज एंड ट्रेडिंग इन एसएमई शेयर्स आफ्टर लिस्टिंग। तो देखिए एसएमई आईपीओज में आपको जो निवेश करना पड़ता है वो बड़ा होता है। 15000 का निवेश नहीं हो सकता, उसमें लाख रुपए के ऊपर आपको निवेश करना पड़ता है। और लिस्टिंग के बाद वहां पर अगर आपको काम करना है तो वो तो बेसिकली जिस भी प्रकार से हम काम करते हैं दूसरे शेयर्स में उसी प्रकार से करना होता है। लेकिन ये वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं, छोटी कंपनीज होती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना चाहिए। जिस हिसाब से हम लार्ज कैप में एक्सपोजर लेते हैं उतना स्मॉल कैप में नहीं लेते हैं, बस उसी प्रकार से एसएमई में भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना होता है। बाकी एसएमई आईपीओज में ज़्यादातर डिस्कशन होता हुआ नज़र नहीं आता। उसका मेन रीज़न यही है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई दूसरा नॉर्मल आईपीओ जो बड़ा आईपीओ रहता है 15000 का निवेश आपको वहाँ पर करना पड़ता है। वो अगर 10-20% नीचे खुल गया, मुश्किल से अभी एक ही लॉट मिलते हैं, अगर 10-20% नीचे खुल गया, डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो गई तो भी आपको 1500-3000 का लॉस होता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में अगर 20% की गिरावट देखने को मिलती है तो 20000 40000 इस प्रकार से भी लॉस देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, एसएमई आईपीओ में काम नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। अगर आपका जो कैपिटल साइज है वो अलाउ करता है काम करने को तो बिंदास यहां पर काम कर सकते हैं, यहां पर भी अच्छा पैसा बनता है।
5 साल में अगर हमें 1 करोड़ कमाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ऐसा कौन सा शेयर है जहां पर बाय कर सकते हैं। देखिए, ये तो आपने बहुत ही क्लियर क्वेश्चन आपने नहीं पूछा है। अभी 1 करोड़ कमाना है, लेकिन आपके पास पैसा कितना है, 90 लाख है सपोज आपके पास, तो 10% ही आपको कमाना है और वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे एकदम ठीक नहीं लगा है। कितना पैसा है और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है भाई कितना रिटर्न हमें अचीव करना है। मान लीजिए आपके पास 50 लाख है, उससे आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं 5 साल में, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली डबल कर सकते हैं। 12-13% का आपको CAGR चाहिए, वो तो आपको निफ्टी भी बनाकर दे सकता है। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैश में डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड में कैसा रहता है, आप वहाँ पर 500 रुपये का भी निवेश करते हैं तो वहाँ पर आप 50 कंपनी में एक्सपोजर ले सकते हैं। स्मॉल कैश में ऐसा नहीं है। स्मॉल कैश एक्चुअली एक कुछ नहीं, एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, एक बास्केट ऑर्डर आप डाल रहे हैं, बाकी कुछ वहाँ पर नहीं है। जैसे आप डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करते हैं, एक एक स्टॉक आपने सिलेक्ट किया। स्मॉल कैश में क्या रहता है, आप पहले वो लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर खरीदारी करते हैं। और म्यूचुअल फंड में कैसा रहता है, वो मैनेजर आपके लिए तैयार करके देता है। स्मॉल केस में भी आता है, आपको वो तैयार करके देते हैं, जो रेडीमेड पोर्टफोलियो रहते हैं स्मॉल केस वो आता है, लेकिन वहां पर शेयर जो वैल्यू रहता है, 1000 रुपए का शेयर है तो आपको एक शेयर अगर वहां पर स्मॉल केस में लिखा गया है तो वो 1000 रुपए ऐड होगा। कोई दूसरा शेयर है तो इस प्रकार से उसका मिनिमम अमाउंट बनता है। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप 50 शेयर्स का लिस्ट देखेंगे, कोई शेयर ऐसा भी होगा जो कि 80,000 का होगा, जैसे कि MRF हो गया, लेकिन आपको वो एक शेयर खरीदना है तो 80,000 का मिनिमम अमाउंट रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। वहां पर 500, 1000, 5000 इस प्रकार से मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है। तो काफी ज्यादा यही मेन डिफरेंस तो यही नजर आता है। स्मॉल केस बस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट स्टॉक्स ही खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं, लेकिन आपको वहां पर फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स भी मिल जाते हैं। इस प्रकार से काम होता है। विच वन बेटर एंड वाई, तो देखिए बेटर तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड है, वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। आपके पास कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड अच्छा है, वरना स्मॉल केस में रिटर्न्स भी अच्छे हैं और रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एंट्री लेवल थर्मैक्स के लिए, डॉक्टर रेड्डीज के लिए क्या रहेगी, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए फार्मा सेक्टर में कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। थर्मैक्स अभी एक अच्छे लेवल पे चल रहा है, मंथली चार्ट आपके सामने है, 2000 का लेवल अच्छा लेवल है, खरीदारी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात करें, वीकली चार्ट आपके सामने और आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से रेजिस्टेंस पे पहले भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, गिरावट देखने को मिली, वापस एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डॉक्टर रेड्डी भी फार्मा में अच्छा है, बाकी आप ग्रैन्यूल्स पे नज़र बनाकर रख सकते हैं। आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है 9% प्रॉफिट में, 12 कंपनी लॉस में, 4 कंपनी में आपको एडवाइस चाहिए क्या करना चाहिए। बर्जर पेंट में आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। प्रिंस पाइप पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि 500 पर एक अटेम्प्ट किया जा सकता है खरीदारी का। इंडिया मार्ट में मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है, निकलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। कंपनी देखिए मुझे अब भी खराब नज़र नहीं आती है, कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब भी अच्छा नज़र आता है, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो ज़बरदस्ती तो खरीदारी नहीं कर सकते हैं। या तो टेक्निकली बेटर हो जाए या फिर क्वार्टर रिजल्ट्स बेटर हो जाए, तब तक के लिए वेट करना है। अभी तक के लिए तो सेल ऑन राइज वाला नजर आता है। अल्काइल एमाइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत खरीदारी कीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत यहाँ पर फिलहाल मुझे नज़र नहीं आती है। बाकी की 8 कंपनी में से जो 2 कंपनी है वहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि आप ट्रैप हो चुके हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म लॉस बुक कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। देखिए अगर आपको पता चल गया है कि आप ट्रैप हो चुके हैं तो आपको मौके ढूंढने हैं एग्जिट करने के। यहाँ पर सेल ऑन राइज कीजिए, थोड़ी क्वांटिटी बस बेचते जाइए। अभी आपका मकसद पता चल गया कि भाई ट्रैप हो गए, शेयर का नाम आपने लिया नहीं है, आपने अगर अपने एनालिसिस से पता लगाया कि भाई मुझे यहाँ पर फंसा हुआ महसूस हो रहा है, तो वहां पर हो सके उतना जल्दी आपको निकलना चाहिए, क्योंकि कितना भी ज्यादा शेयर नीचे जा सकता है अगर वो फंडामेंटली वीक कंपनी हो चुकी है। अंबुजा सीमेंट में होल्ड करें या सेल करें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज है। साइक्लिकल सेक्टर अडानी ने यहाँ पर खरीदा था, अभी इंटीग्रेट हो रहा है, तो क्या होगा अंबुजा में, और टाटा मोटर्स में क्या होना चाहिए, सेल और होल्ड। तो अंबुजा सीमेंट देखिए यहाँ पर ओवरऑल अंबुजा सीमेंट में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना कौन से भी स्टॉक के लिए मेरे लिए ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने हर बार वीडियो में बताया कि भाई मैं दोनों की तैयारी करता हूँ। ये नीचे का लेवल टूटेगा तो मंदी की खेलेंगे, और ऊपर का लेवल टूटेगा हम तेजी खेलेंगे। हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है, जो होगा उसके साथ हम खेलने वाले हैं। अंबुजा सीमेंट में फिलहाल ये नजर आता है अगर 500, 480 ये जोन टूट जाता है तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। आपने सही पकड़ा है कि भाई ये सीमेंट सेक्टर है, साइक्लिकल है, तो लेवल्स को देखकर आपको काम करना चाहिए। तो अगर इसके नीचे चला जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में भी यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी खराब नजर आती है।
400 के सपोर्ट पे ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है, तो ऑलरेडी ये सपोर्ट वीक हो चुका है, चौथी बार यहाँ पर आया है। तो इस हिसाब से सिचुएशन खराब है, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। तो अगर 420 का लेवल तोड़ देता है तो हम मान सकते हैं कि अभी वापस शायद बॉटम बन चुका है, वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 380 400 का जोन तोड़ देता है तो यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू 5 साल 8 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, सिल्वर, आईटी, गोल्ड, फार्मा, निफ्टी 20 ये सारे ETF में निवेश करना चाहिए। आप मार्केट को ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो ये कैसा रहेगा, बेस्ट है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आप ये ETF में निवेश कर सकते हैं। कमोडिटी भी आपने सिलेक्ट कर लिया, सेक्टरल भी सिलेक्ट कर लिया, और निफ्टी जहाँ पर एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, बास्केट ऑफ सेक्टर रहता है, तो कोई इशू नहीं है। निपॉन का आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। मैप माई इंडिया और एफले में हमें क्या करना चाहिए, बाइंग लेवल्स क्या, और एफले क्या 920 के लेवल पे आ सकता है। मैप माई इंडिया में आप देख पाएंगे 1400 के ऊपर अगर जाता है तो एक अच्छी तेज़ी मिल सकती है, उसके ऊपर ही हमें खरीदारी करनी है। एफले के बारे में बात करें तो 1100 का लेवल अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1100 का लेवल अगर होल्ड कर जाता है तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, 920 नहीं आएगा, लेकिन अगर 1100 होल्ड नहीं कर पाता है तो आपको ये 920 तक आता हुआ नजर आ सकता है। एक्राइसिल और मैप माई इंडिया में क्या करना चाहिए, मैप माई इंडिया का तो डिस्कस कर लिया है। एक्राइसिल में आप देख पाएंगे 500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, ऑलरेडी एक बार भले ही ये सपोर्ट ले चुका है लेकिन दूसरी बार आ रहा है, तो यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव कैंडल बनता है तो आप अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। डिविस लैब में एम्बर एंटरप्राइज, भारत रसायन, टैनला प्लेटफॉर्म, ये सारे स्टॉक्स आपके पास है। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो क्या यहाँ करंट लेवल पे निवेश करना चाहिए। देखिए चारों के चारों स्टॉक यहाँ पर टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा वीक है। टेक्निकली देखा जाए तो अभी खरीदारी करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो डिविस लैब में कर सकते हैं और भारत रसायन में कर सकते हैं। उसके रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगा। डिविस लैब मेरे हिसाब से फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा वीक रहता भी है तो भी एक लार्ज कैप होता है तो एक सेफ्टी हमें मिलती है, तो खरीदारी कर सकते हैं। और भारत रसायन टेक्निकली उतना ज़्यादा वीक नहीं चल रहा है जितने बाकी के स्टॉक चल रहे हैं। भारत रसायन टेक्निकली फिर भी ठीक चल रहा है, तो इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स में मेरे हिसाब से खरीद सकते हैं। एम्बर काफ़ी वीक चल रहा है और उसका वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, और टैनला तो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही वीक चल रहा है, इसलिए वहाँ पर मैं पर्सनली अभी के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।